बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं और इसकी कौन कौन सी आगे हो सकते हैं क्वेश्चंस, वो हम सारे देखते हैं। इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड होती क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस। अच्छा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पहले देख लेते हैं टाइप्स के। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की टाइप्स कौन सी हैं? There are three basic types of elasticities: the price elasticity of demand, income elasticity of demand, and the cross elasticity of demand. First of all, the price elasticity of demand, PED, the price elasticity of demand होती क्या है ये? Responsiveness of demand to change in the goods on price. किसी चीज़ की प्राइस की वजह से उसकी डिमांड में जितना चेंज है, उसकी जो रिस्पॉन्सिवनेस होती है, सेंसिटिविटी होती है, उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी, क्योंकि उस चीज़ की प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ये इनिशियल माइक्रो में और ये इंटरमीडिएट की फर्स्ट ईयर की माइक्रो में भी ये डेफिनेशन है, और इलास्टिसिटी आप वहीं से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें थोड़ा सा हमने एडवांस लेवल पे देखना है। इलास्टिसिटी का फार्मूला होता है ई ऑफ डी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी पी मल्टीप्लाई बाई पी ओवर क्यू। अब ये डी क्यू ओवर डी पी क्या होता है, देखें। डी क्यू ओवर डी पी, ये हमारे पास, इसको आप लिख सकते हो चेंज इन क्यू ओवर चेंज इन पी। डी या चेंज का मतलब होता है डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, रेट ऑफ चेंज या डेरिवेटिव ये हमारे पास होता है। इसको हम डी क्यू ओवर डी पी मल्टीप्लाई बाई पी ओवर क्यू, प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड में कितना चेंज आया है, डिमांड कितनी रिस्पॉन्स दिया है, डिमांड कितनी सेंसिटिविटी है उसमें, ये हम इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखते हैं। सिंपल आप अगर देखना चाहें, हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है, ये सपोज करें ये डिमांड कर्व है हमारे पास। ओके, इसमें हमारे पास दरमियान में मिड इन द डिमांड कर्व हमारे पास इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होती है। दरमियान में इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 है। आप इससे जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे, ओके, देखें एक इसके पीछे साइंस क्या है, क्या लॉजिक है, वो समझें। दरमियान में इलास्टिसिटी 1 है, आप इससे ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो रही है। इलास्टिसिटी 1 से ऊपर जाएंगे, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, और बिल्कुल टॉप पे अगर यहाँ पे चले जाएंगे, ओके, तो यहाँ पर हमारे पास इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगी। अब इसी तरह इलास्टिसिटी 1 से नीचे आएंगे तो लेस देन 1, और बिल्कुल नीचे आ जाएंगे तो 0। इसका मतलब ये है कि आपके पास इतनी ज़्यादा, आपके पास ये प्राइस चेंज हुई है, ये प्राइस आपके पास इतनी बढ़ गई, लेकिन आपके पास डिमांड में चेंज बिल्कुल नहीं हुआ, डिमांड बिल्कुल चेंज नहीं हुई। इसका मतलब कि इलास्टिसिटी 0 है। और अगर हमारे पास, इसका क्या मतलब है इलास्टिसिटी इन्फिनिटी, कि आपके पास प्राइस 0 है लेकिन जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा। अब ऑब्वियसली 0 प्राइस तो नहीं हो सकती, मतलब ये है कि प्राइस में चेंज 0 है, और जबकि जो डिमांड है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा उसमें चेंज आया है, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। अब ये सिंपल डिमांड कर्व है, देखें चेंज इन पी, ये इलास्टिसिटी 1 कैसे, चेंज इन पी, ये चेंज इन पी है, ये चेंज इन क्यू है। चेंज इन क्यू इतना है, चेंज इन पी इतना है। हमारे पास इतना पी चेंज हुआ, इतना क्यू चेंज हो गया, फिर इतना पी चेंज हुआ, इतना क्यू चेंज हुआ, इतना पी चेंज हुआ, इतना क्यू चेंज हुआ। ये दोनों में सेम वेरिएशन है, दोनों में जो तब्दीली है वो सेम है। जितनी प्राइस में तब्दीली है उतनी ही तब्दीली उतनी ही तब्दीली क्वांटिटी डिमांड में भी है। तो ये इलास्टिसिटी 1 है, क्योंकि दोनों में सेम तब्दीली आ रही है। ओके, अब ये पहले ये लास्ट वाली जो डायग्राम है इसको आप देख लें कि हमारे पास इसमें क्या है कि प्राइस में तब्दीली थोड़ी सी है, जो प्राइस है इसमें बिल्कुल माइनर सी तब्दीली है। यहाँ आपको शो हो रहा है ये ऊपर वाला पॉइंट और नीचे बिल्कुल माइनर सी तब्दीली है, जबकि डिमांड में आपके पास बहुत ज़्यादा तब्दीली है। प्राइस में बिल्कुल माइनर सी तब्दीली,
जबकि क्वांटिटी डिमांड में आपके पास बहुत ज़्यादा तब्दीली। एज़ कम्पेयर टू प्राइस देयर इज़ लार्जर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और हमने देखें डिमांड ज़्यादा उसने रिस्पांस दिया है, प्राइस में चेंज थोड़ा सा है, जबकि उसने जो रिस्पांस दिया है क्वांटिटी डिमांड ने वो ज़्यादा रिस्पांस दिया है ना, इसलिए ये हमारे पास मोर इलास्टिक है। इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा है, लचक ज़्यादा है। ठीक है, थोड़े सा आपने ये प्राइस कम की, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, या थोड़ी सी प्राइस आपने बढ़ाई, बहुत ज़्यादा डिमांड कम हो गई। ये इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। अब ये किन किन केसेस में होते हैं वो हम अभी देखते हैं आगे। अब इसका ऑपोजिट है इलास्टिसिटी लेस देन 1। ये कैसे होता है कि आपके पास जो कीमत है उसमें इतनी ज़्यादा तब्दीली है, ये देखें इतनी ज़्यादा तब्दीली कीमत में, जबकि क्वांटिटी डिमांड में आपके पास थोड़ी सी चेंज आया है। बहुत ज़्यादा कीमत में तब्दीली हो और क्वांटिटी डिमांडेड में थोड़ा सा चेंज हो तो वो इलास्टिसिटी लेस देन 1 होता है। और ये देख लें कि जब मोर इलास्टिक है, मोर इलास्टिक में जो कर्व होता है ये आपके पास फ्लैटर होगा, और लेस इलास्टिक में आपके पास जो कर्व है डिमांड कर्व वो स्टीपर होगा। ये बात याद रखनी है स्टीपर और फ्लैटर के लिए। और इसी तरह जब इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 है तो इसमें नॉर्मल डिमांड कर्व है। ओके, अब हमारे पास दो एक्सट्रीम केसेस हैं। एक ये है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि प्राइस जितनी मर्जी चेंज हो जाए, डिमांड में तब्दीली बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो चेंज इन डिमांड। प्राइस चाहे हमारे पास ज़्यादा होती रहे, कम होती रहे, डिमांड में कोई तब्दीली नहीं है, डिमांड जो है वही है, नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये जो मैं आपको इस पॉइंट में बताया था, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। अब इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी कैसे है कि प्राइस में माइनर सी तब्दीली या प्राइस में नो चेंज हो, एक ही प्राइस पर आपके पास क्वांटिटी डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, या कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। ओके, ये हमारे पास डिफरेंट केसेस थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। अब यहाँ से दो तीन चीज़ें आप ये देख लें कि मोर इलास्टिक कब होगी, जब सब्स्टिट्यूट्स हमारे पास ज़्यादा होंगे। अगर एक चीज इफ़ वी हैव लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ऑफ एनी कमोडिटी, द इलास्टिसिटी ऑफ दैट कमोडिटी विल बी मोर इलास्टिक। ओके, मोर इलास्टिक होगी कैसे, देखें आपके पास आप चाय लेने जाते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लिप्टन है, टपाल है, येलो लेबर है, तरंग है, इसी तरह मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं ना जो जो आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। आप पहले लेते थे सपोज करें लिप्टन, और इसकी प्राइस थी 150 हाफ केजी की सपोज करें। अब हुआ ये कि आपके पास लिप्टन 150 की जो थी ये इंक्रीज हो के आपके पास 180 हो गई। ठीक है, सिर्फ 30 रुपए ज़्यादा हुए इसकी प्राइस में, 30 रुपीज़, यानी इसकी जो कीमत है वो थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, जबकि आपने डिमांड इसकी छोड़ के लिप्टन की बजाय आप येलो लेबल की तरफ आ गए, या फिर जो टपाल है उसकी तरफ आ गए, और किसी चाय की तरफ आ गए। मतलब कि अगर कोई ऐसी चीज़ जिसके सब्स्टिट्यूट ज़्यादा हैं, आपके पास उसमें थोड़ी सी प्राइस चेंज होगी, जो कंज्यूमर है वो फ़ौरन उसको छोड़ के उसके सब्स्टिट्यूट्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि उसके जो आप चीज़ ले रहे थे उसकी कीमत बढ़ गई और सेम टेस्ट है, सेम चीज़ है, इसलिए ही उसको सब्स्टिट्यूट कहते हैं, वो दूसरी तरफ मूव कर जाएगा। और ये मोर इलास्टिक होता है। इसकी सब्स्टिट्यूट्स के केस में डिमांड कर्व मोर इलास्टिक होगा, फ्लैट होगा। लेकिन अगर कोई चीज़ नेसेसरी है, जैसे चीनी है, चीनी की कीमत आजकल 80s में चल रही है, आई थिंक ये 50s में हो, फिर भी जिसने चाय में 2 चम्मच 2 स्पून चीनी यूज़ करना है वो करेगा। अगर 110 हो जाए जिसने, वो फिर भी उतनी ही करे, ज़्यादा ये होगा कि 2 नहीं करेगा, 1 कर लेगा। लेकिन इसकी क्योंकि ये नेसेसरी है, गंदुम हो गई, ये नेसेसरी है, ठीक है, नहीं सॉरी, इसमें ये वेजिटेबल नहीं आएगा, वो मैं आगे एग्जांपल देता हूँ। गंदुम हो गए, चीनी हो जाए, या कोई ऐसी चीज़ जो नेसेसरी है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसकी डिमांड बिल्कुल थोड़ी सी इंक्रीज़ होगी। क्योंकि उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। अब ये देख लें ये अगर सब्स्टिट्यूट्स हैं तो उनकी डिमांड इलास्टिक है,
लग्जरी चीज़ें जो होती हैं, लग्जरी चीज़ें क्या होती हैं? एसी हो गया, कोई कार हो गई, हैवी बाइक हो गई, इसके अलावा रेफ्रिजरेटर्स वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें, या आईफोन हो गए, लैपटॉप्स हो गए कोई अच्छी कंपनी के। तो ऐसी सिचुएशन में जो लग्जरी चीज़ें होती हैं उनकी डिमांड, उनकी कीमत अगर थोड़ी सी कम हो जाए तो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लग्जरीज चीज़ों की, लग्जरियस गुड्स की कीमत में थोड़ी सी तब्दीली आ जाए तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके वेट में होते हैं, उसके इंतज़ार में होते हैं कि इसकी कीमत थोड़ी सी कम हो जाए तो हम भी ख़रीद लेंगे। ठीक है, तो लग्जरीज भी इलास्टिक डिमांड रखती है। आगे आ जाए लॉन्ग रन, ऐसी चीज़ें जिनका टाइम लॉन्ग रन होता है, जो लॉन्ग रन में काउंट होती हैं, मसलन जिनकी नीड आपको अब नहीं है। ठीक है, आप कहते हैं अच्छा, आप सपोज करें एक चीज़ लेना चाह रहे हैं, एक गुड आप लेना चाह रहे हैं, एक परचेज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको कितनी ज़रूरत नहीं। आप कहते हैं यार अभी अगर कीमत कम होती है ठीक, नहीं तो 6 महीने बाद भी ले लेंगे, देख लेंगे, अगले सीज़न में ले लेंगे। अब अगले सीज़न तक आपने वेट क्यों किया? क्योंकि उसकी थोड़ी सी कीमत कम हुई और आपने उसकी डिमांड छोड़ दी, डिमांड उसकी कम कर दी। आपकी तरह, इसी तरह एक कंज्यूमर की तरह बहुत सारे कंज्यूमर सोचते हैं कि अगर एक चीज़ की प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाए, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, क्योंकि वी हैव लॉन्ग टाइम पीरियड फॉर दिस कमोडिटी। हाँ, अगर कोई एमरजेंसी परचेज़ करनी हो आपने, अगर कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आपके पास शॉर्ट रन हो और आप कहें नहीं जी मुझे तो बहुत ज़रूरी है और मैंने अभी ख़रीदनी है, तो फिर जो कंज्यूमर है वो कीमत नहीं देखता, वो कीमत ज़्यादा भी हो फिर भी वो परचेज़ करेगा। तो इन तीनों गुड्स की जो इलास्टिसिटी है वो मोर इलास्टिक होती है, और उनका जो कर्व है वो इस तरह का फ्लैटर कर्व बनता है। इसी तरह कोई ऐसी चीज़ जिसके सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, उसकी क्या होगी? लेस इलास्टिक होगी। नेसेसरी गुड्स की लेस इलास्टिक होगी। इसी तरह कोई शॉर्ट रन टाइम पीरियड के लिए है, जो मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ, वो भी नेसेसरी उसकी लेस इलास्टिक होगी। ठीक है, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का तो ये हो गया। आगे हम एक चीज़ देखते हैं कि रेवेन्यू से इसका क्या कनेक्शन है। रेवेन्यू से इसका क्या कनेक्शन है? देखिए, सवाल वो ये कर सकता है कि सपोज करें कि अगर एक चीज़ है हमारे पास, ठीक है, उसकी कीमत बढ़ रही है और साथ उसका टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी? एक चीज़ है, उसकी कीमत बढ़ रही है, ठीक है, यानी कीमत इंक्रीज हो रही है उसकी, और उसका टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी? या इसको अपोजिट कर दें, वो पूछ रहे हैं कि एक चीज़ है, एक कमोडिटी है, उसकी प्राइस कम हो रही है और उसका टोटल रेवेन्यू आपके पास इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी? इसका थोड़ा सा आप थीम समझ लें कि हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू है ना, टोटल रेवेन्यू का फार्मूला होता है P मल्टीप्लाई बाई Q। वो मैंने यहाँ किया हुआ। सपोज करें आपके पास ये P है 10, 8, 6, 4, 2, 0। क्वांटिटी आपके पास है 0, 10, 15, 20, 25, 30। P और Q से आपने सपोज करें ये डिमांड कर्व ये ड्रॉ किया हुआ, सपोज कर लें, ठीक है। अब हुआ क्या, टोटल रेवेन्यू निकालना है, P और Q को मल्टीप्लाई करते जाए, 10 बाई 0, 0, 10 बाई 88, 80, 6 बाई 15, 90, 4 बाई 20, 80, 2 बाई 25, 50 एंड 0 मल्टीप्लाई बाई 30 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास टोटल रेवेन्यू आ गया। अब ये देख लें कि एक चीज़ की कीमत इंक्रीज़ हो रही है, कीमत इंक्रीज़ होने के साथ साथ टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, कीमत इंक्रीज़ हो रही है, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, तो इलास्टिसिटी आपने फाइंड करनी है। कीमत इंक्रीज़ होने से डिमांड कम होनी चाहिए ना, कीमत इंक्रीज़ होने से डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास डिमांड यहाँ इंक्रीज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अब ये कौन सी गुड है कि जिसकी प्राइस हमारे पास ज़्यादा हो, हमारे पास इस चीज़ की प्राइस ज़्यादा हो, हमारे पास प्राइस ज़्यादा है और टोटल रेवेन्यू भी ज़्यादा है। इसका मतलब कि कंज्यूमर उस चीज़ को छोड़ नहीं रहा,
कंज्यूमर के लिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये प्राइस ज़्यादा होने पर डिमांड कम होनी चाहिए ना। अब डिमांड में उतनी ज़्यादा कमी नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए। ये प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, डिमांड में थोड़ी सी कमी हुई है। चेंज in price is larger but the change in quantity is smaller। ठीक है, इस वजह से हमारे पास टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है। तो आपने ये 2-3 पॉइंट ज़हन में रखने के बाद अब ये सोचना है कि अगर कीमत बढ़ने के बावजूद टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि वो चीज़ जो है वो कंज्यूमर के लिए बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी है। ठीक है, वो नेसेसरी गुड्स में आएगा क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है लेकिन डिमांड में थोड़ी सी कमी आ रही है, इसलिए वो हमारे पास उसकी इलास्टिसिटी लेस होगी। ठीक है, इसी तरह इसका ये दूसरा केस देख लें। अगर हमारे पास प्राइस कम हो रही है, अगर एक चीज़ की प्राइस कम हो रही है और टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर इसका मतलब ये है कि ये प्राइस में तब्दीली थोड़ी आई है, डिमांड में तब्दीली बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके, तो हमारे पास ये मोर इलास्टिक है। ये इस कौन से केसेस में सब्सिट्यूट्स हो सकता है, या फिर ये लॉन्ग रन टाइम पीरियड के लिए कोई गुड हो सकती है जिसके लिए इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। सेम लाइक आप ये देख लें कि अगर एक चीज़ की प्राइस कम हो रही है, एक चीज़ की प्राइस कम हो रही है और उसका टोटल रेवेन्यू, ठीक है, एक चीज़ की प्राइस कम हो रही है और उसका टोटल रेवेन्यू भी कम हो रहा है, इसका मतलब ये है, देखें, एक चीज़ की प्राइस कम हो रही है, लोगों ने उसकी जो प्राइस है वो थोड़ी सी कम हुई। ओके, एक ये प्राइस थोड़ी सी कम हुई तो इसकी वजह से हुआ क्या कि ये देखें इलास्टिसिटी, आपको टोटल रेवेन्यू से पता लग जाएगा। टोटल रेवेन्यू होता है P/Q। टोटल रेवेन्यू में अगर चेंज ज़्यादा है, ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब कि क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है जो परचेज़ कर रही है, जो डिमांड हो रही है। अगर टोटल रेवेन्यू कम है, इसका मतलब क्वांटिटी कम डिमांडेड हो रही है। ओके, अब ये प्राइस हमारे पास बहुत ज़्यादा कम हो गई, हमारे पास प्राइस कम हो गई, लेकिन प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांड बढ़नी चाहिए ना। इसका मतलब लोगों को डिमांड ज़्यादा करनी चाहिए, लेकिन लोग थोड़ी सी डिमांड कर रहे हैं। चेंज इन प्राइस ज़्यादा है, सेम चेंज इन प्राइस ज़्यादा है, जबकि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड थोड़ा है, तो इसलिए टोटल रेवेन्यू भी हमारे पास थोड़ा आया। तो ये इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। लेस देन 1 का मतलब ये है कि प्राइस बहुत ज़्यादा तब्दील होने से डिमांड में पे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा, थोड़ा सा असर पड़ा है, इसलिए हमारे पास इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। और लास्ट हमारे पास क्या है इसमें कि प्राइस अगर चेंज हो जाए और टोटल रेवेन्यू सेम रहे, टोटल रेवेन्यू सेम रहे, इसका मतलब ये है कि इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 है। इलास्टिसिटी यूनिटरी इलास्टिक उसको बोलते हैं, यूनिट है। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, मतलब ये कि हमारे पास नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ओके, ये 3 केसेस हैं। इसको आप वो आपको पेपर में इन्वर्स करके भी पूछ सकते हैं कि अगर ये प्राइस इंक्रीज़ हो जाए इन तीनों में, मैंने तो यहाँ डिक्रीज़ किया, अगर वो इंक्रीज़ कर दे फिर क्या होगा, उसमें आपको मैं ये लॉजिक बता चुका हूँ, उसमें आप ये क्लियर कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास ये टेबल बना हुआ है, ये प्राइस का, क्वांटिटी का और टोटल रेवेन्यू का। ठीक है, अब देखें, मैंने एक चीज़ तो आपको समझा दी इस चीज़ से और ये टेबल से। ये डायग्राम का क्या मकसद है, ये देखें, आपके पास ये आपने बना लिया डिमांड कर और ये आपने बना लिया TR, टोटल रेवेन्यू। एक बात याद रखें, इलास्टिसिटी मिड में जहाँ पे इज इक्वल टू 1 है, वहाँ पर टोटल रेवेन्यू हमेशा मैक्सिमम होती है, उसके बाद टोटल रेवेन्यू का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। यहाँ पे आप ये देख लें, TR है, TR आपके पास मैक्सिमम 90 है, हम सपोज करें ये 90 पे है, इसके बाद इसका डाउनफॉल शुरू हो गया, ये फॉल करना शुरू हो गई टोटल रेवेन्यू। ओके, अब देखें, प्राइस कम हो रही है और टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, हमारे पास इलास्टिसिटी क्या होगी? यहाँ से ये बात समझें, ये प्राइस कम हो रही है, ऊपर से नीचे की तरफ हम जब आएँ, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएँ, ये देखें, तो प्राइस हमारे पास कम होती है, प्राइस कम हो रही है और टोटल रेवेन्यू हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है। यानी ये देखें, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है,
तो टोटल रेवेन्यू हमारे पास ऐसा ऐसा इंक्रीज हो रहा है। तो इलास्टिसिटी कहाँ है? इसका मतलब कि हम इस पॉइंट से इस पोर्शन में है, अभी मिड वाले से इस साइड पे हैं, लेफ्ट साइड पे हैं। तो ये वाला हमारे पास कौन सी साइड है? ये मैंने आपको यहाँ बताया था, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। तो ये मैंने यही लिखा हुआ, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। ओके, अगर हमारे पास प्राइस कम हो रही है और टोटल रेवेन्यू सेम है, वो सेम ही है, ठीक है, इस पॉइंट पर तो इज इक्वल टू 1 है। और अगर प्राइस हमारे पास सेम डिक्रीज हो रही है और टोटल रेवेन्यू हमारे पास वो भी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये टॉप पॉइंट से इस साइड पर मूव हो चुका है, राइट साइड पर, और इसका मतलब कि ये इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। ओके, ये इस डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है पीपीएससी एफपीएससी के हवाले से या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जहाँ भी एमसीक्यूज पेपर होते हैं वहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड पेपर, उसमें 2 3 4 क्वेश्चन लाजमी टीआर और इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट से या फिर सब्स्टिट्यूट्स, लग्जरी, नेसेसरी, इन चीज़ों से मुतालिक लाजमी इलास्टिसिटीज़ के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम, कोई इशू हो तो मेरा फ़ोन नंबर और मेरा ईमेल एड्रेस आप लोगों के पास है, यहाँ कमेंट्स में कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।